हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सिनॉप्सिस सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट ऑफ ऑसिलेशन, ये चैप्टर। पिछले पार्ट तक हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके थे, ये सेकेंड पार्ट है और इसके आगे आएगा थर्ड पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट में विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ v वर्सेज x। ये पार्ट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ के कॉन्सेप्ट से। ओके, सो पहला ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है वो है v वर्सेज x का। तो वेलोसिटी जो होता है दैट इज ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी v और x में ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन से हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये टर्म इधर लेकर आओ, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना। डिवाइड करो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जब ये एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है तो एलिप्स के लिए हमको मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस पता होनी चाहिए। ओके, तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया हम लोगों ने ग्राफ, तो देखो ध्यान से इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो ये आ जाएगा ऐसा, एलिप्स, सॉरी ये कुछ थोड़ा गलत हो गया। हाँ, ये इस तरीके से एलिप्स आएगा। लेट अस अज्यूम यहाँ पे v प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ पे x प्लॉट कर रहे हैं। और यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है पता है क्या, कि ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे, x के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर। सो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ a, और v स्क्वायर के नीचे क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका रूट ले लो मतलब a ओमेगा। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ a ओमेगा, ठीक है। ओके, इनको हम लोग सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस यहाँ पे। ओके, तो ये डिस्टेंसेस याद रखना कौन से एक्सिस पे क्या है। ग्राफ का नेचर एलिप्स होता है, v वर्सेस x ग्राफ इज ऑलवेज एन एलिप्स, ठीक है। तो ये नोट डाउन करते चलो, क्योंकि ये मेजॉरिटीली बुक्स में नहीं दिया है और स्टेट बोर्ड में भी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट आ सकता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, a वर्सेस x ग्राफ, है ना। अब a का जो रिलेशन है x के साथ में, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये जो रिलेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स वाला रिलेशन हो गया, प्लस c तो जीरो है। मतलब कि ये जो ग्राफ है दिस रिप्रेजेंट, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन। c जीरो है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। और इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, विथ स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। याद रखो नेगेटिव स्लोप है ना। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहां पे, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये यहां तक आएगा और ये यहां तक आएगा। तो ये हो गया x का वैल्यू माइनस a तक और ये हो गया x का वैल्यू प्लस a तक, है ना। ग्राफ इसका ऐसा बहुत बड़ा नहीं जाएगा, माइनस a से प्लस a के बीच में। तो ये था ग्राफ ऑफ a वर्सेस x, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ग्राफ ऑफ a वर्सेस b। ये बहुत बुक्स में नहीं दिया है ना, और थोड़े कम चांस होते हैं आने के, बट आ सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, v स्क्वायर वाला इक्वेशन लिखेंगे, v स्क्वायर बाय क्या था, v स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था ना, जो हमने अभी ग्राफ देखा v वर्सेस x का, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। बट अभी हम लोगों ने देखा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस a बाय ओमेगा स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो इट इज v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, इसका स्क्वायर कहेंगे ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना।
तो इसका मतलब क्या है, वी स्क्वायर बाय कॉन्स्टेंट प्लस ए स्क्वायर बाय कॉन्स्टेंट इक्वल टू 1। सो अगेन ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स रिप्रेजेंट करता है, ये है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एलिप्स। तो वापस से अगर हम लोग एक एलिप्स बनाए, यहाँ पे एलिप्स किस तरीके से बनाएंगे, ऐसा यहाँ पे प्लॉट करेंगे v और यहाँ पे प्लॉट करेंगे a, तो ये एलिप्स जो है कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो अब v स्क्वायर के नीचे क्या है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो v का जो ये डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा ओमेगा ए या ए ओमेगा। ए स्क्वायर के नीचे क्या है, ओमेगा टू द पावर 4 ए स्क्वायर, उसका रूट लो, उसका रूट क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए, तो ये हो गया ए पर का डिस्टेंस, ए एक्सिस पर का डिस्टेंस। तो ये याद रखना है, ग्राफ फॉर ए वर्सेस बी, ठीक है। सॉरी, पहले ये आएगा स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टॉपिक आएगा, फिर इसके बाद में दूसरा टॉपिक स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बात कर चुके हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के होता है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, है ना, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे ये स्प्रिंग है, ये उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, ठीक है। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए थे वो मैं बताता हूं। सपोज ये लेंथ है एल, तो स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी जितनी लेंथ बड़ी रहेगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट कम रहेगा, जितनी लेंथ छोटी रहेगी उतना स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा रहेगा, ओके। यानी अगर मैं ये स्प्रिंग को कट कर देता हूं दो हिस्सों में, दिस स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट्स, है ना, यहां से इसके 2 पार्ट हो गए सपोज, ओके, 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया अपन ने, ये एक, ये एक, इसका लेंथ हो गया l/2, इसका लेंथ भी कितना हो गया l/2। तो इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, अब ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k था, लेंथ अगर हाफ हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k, ठीक है, क्लियर। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, होमवर्क जो लेक्चर के एंड में मुझे कमेंट में बताना कि ये एक स्प्रिंग है ना, जिसका लेंथ है l और स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसको मैंने 2 पार्ट में काटा, है ना, जिसमें लेंथ का जो रेशियो है वो है 1:2, लेंथ का रेशियो, यानी एक दोनों लेंथ का अगर रेशियो निकालता हूं इसको काटने के बाद में, तो वो 1:2 आएगा। तो मुझे तुमको बताना है k1 की वैल्यू कितनी और k2 की वैल्यू कितनी, ठीक है, क्लियर। इसके लिए हिंट दे देता हूं मैं, हिंट ये है कि जो k है, सॉरी जो l है, L1 की वैल्यू, L1:L2 1:2 है ना, तो जो L1 की वैल्यू है ये आ जाएगी l/3 और जो L2 की वैल्यू है वो आ जाएगी 2l/3। कैसे, वो रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है, इसका L1:L2 क्या है 1:2, तो L1 की वैल्यू l/3, L2 की वैल्यू 2l/3 आएगी। आई होप तुमको ये मैथ्स आता होगा। फिर तुम क्या करो, यहां से जब मैं एक काम करता हूँ सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है, तो k1/k इज इक्वल टू l/L1, L1 की वैल्यू कितनी है l/3, तो k1/k इज इक्वल टू l/3, कैंसल, 3 ऊपर गया k इधर आया, तो k1 की वैल्यू 3k। सेम यहाँ पे अब तुम कर लो, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, तो k2/k दैट इज इक्वल टू l/L2, ओके। ये प्रोपोर्शनलिटी लगाया और ऐसे सॉल्व किया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से k2/k इज इक्वल टू l/2l/3, 3 ऊपर गया l कट हो गया, तो k2 इज इक्वल टू 3k/2, ठीक है। आई होप तुमको ये क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखना, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो। अब स्प्रिंग्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, यानी जब एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग से कनेक्ट होता है और m मास लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है,
इसको बोलते हैं स्प्रिंग्स इन सीरीज, और एक है स्प्रिंग्स इन सीरीज का कॉन्सेप्ट, ये स्प्रिंग और ऐसा मास, यानी जब स्प्रिंग्स एक के पीछे एक कनेक्ट होते हैं, ओके, तो क्या करना है, यहां पे सबसे पहली चीज जो तुमको निकालने के लिए बोलते हैं वो निकालने बोलते हैं के इफेक्टिव, है ना। तो के इफेक्टिव कितना आएगा यहां पे, याद रखो 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। पहला फॉर्मूला जो तुमको याद रखना है, ओके। अब इसमें दो ही स्प्रिंग्स है, अगर दो स्प्रिंग्स है, जनरली 90% क्वेश्चन दो स्प्रिंग्स के आते हैं, तो उसमें डायरेक्ट दूसरा पॉइंट याद रखो, के इफेक्टिव की वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन एडिशन, ठीक है, के इफेक्टिव। तीसरा इसमें टाइम पीरियड पूछते हैं, इसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड याद रखो, टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है 2π स्क्वायर रूट ऑफ m/k इफेक्टिव, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। ये तीन कॉन्सेप्ट तुमको याद रखना है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में, ओके। अब आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। यहां पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखो, दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड मास को और दूसरा एंड सपोर्ट को, याद रख लो, लिख लो, दोनों स्प्रिंग्स का एक एंड मास को और दूसरा एंड सपोर्ट को। तो यहां पे देखो, ये सपोर्ट है, ये एक स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग का एक एंड सपोर्ट को, दूसरा एंड मास को, तो ये हो गया स्प्रिंग्स इन पैरेलल। ये भी क्या हो गया, स्प्रिंग्स इन पैरेलल, है ना। अब एक और चीज बताता हूं, देखो ये भी स्प्रिंग्स इन पैरेलल है, मुझे एक बात बताओ, ये तुम बोलोगे सर ये स्प्रिंग्स इन सीरीज है, नहीं, बीच में मास आया, स्प्रिंग्स इन सीरीज में एंड में मास आता है, इसमें बीच में आया। देखो ये स्प्रिंग का एक एंड मास को, दूसरा एंड सपोर्ट को, ये स्प्रिंग का एक एंड मास को, दूसरा एंड सपोर्ट को, तो ये हो गया स्प्रिंग्स इन पैरेलल। सिमिलर वे में ये भी क्या हो गया, स्प्रिंग्स इन पैरेलल। तो ये चारों कॉम्बिनेशन स्प्रिंग्स इन पैरेलल के हैं। इसमें पहला फॉर्मूला जो है के इफेक्टिव का, दैट इज K1 प्लस K2 प्लस सो ऑन, K3 प्लस सो ऑन। दो स्प्रिंग्स है तो इट इज जस्ट K1 प्लस K2, और तीसरा वही फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ m/k इफेक्टिव, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है किसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के, ठीक है। तो ये लिख के रख लो। हाँ, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन व्हेन फेज एंगल इज गिवन, इसके ऊपर बोर्ड्स में एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है, ओके, एक सॉल्व्ड क्वेश्चन है, बोर्ड्स के बुक का सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ये मैंने जानबूझ के लिया है कॉन्सेप्ट, सीईटी में आ सकता है इस पे, यानी जब फेज एंगल दिया है तो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताना है। मैं बोर्ड्स वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करता हूं। उन्होंने बोला है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगल 1110 डिग्रीज है तो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताओ, ठीक है। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन यानी क्या, उसके कितने ऑसिलेशन हो गए और वो ऑसिलेशन होने के बाद में वो कहां पे है, कितने और कहां पे, ये दोनों चीजें बताना है ना। तो एक काम करते हैं, एक ऑसिलेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो मैं 110 को 360 से पास में मल्टीप्लाई करके लाऊं, तो इसका मतलब इट इज 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री, है ना। तो 3 इंटू 360 यानी क्या, 3 ऑसिलेशन तो कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट ऑसिलेशन, और चौथा ऑसिलेशन शुरू हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 4th ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन, है ना। चौथा ऑसिलेशन शुरू है, 3 हो गए, चौथा शुरू है, और चौथे में भी कितना डिग्री आया, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री अगर है तो उसका पोजीशन क्या है बताना है।
तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लगाएंगे, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन, a साइन, अब ओमेगा टी क्या लेना, ये 30 डिग्री, तो इसका मतलब आंसर आएगा प्लस a/2। तो इसका मतलब यह है कि फोर्थ ऑसिलेशन शुरू है और वो x इज इक्वल टू a/2 पे है, तो ये जब फेज एंगल रहेगा कितना 1110 डिग्री, तो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन रहेगा प्लस a/2। ठीक है, समझ में है, क्लियर। अब तुमको जो बताना है इसके आगे होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं यहां पे तुमको, है ना, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन ये है, जब थीटा की वैल्यू 1450 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 1450 डिग्री, तो उसका स्टेट ऑफ ऑसिलेशन बताओ। ठीक है, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन में क्या बताना है तुमको कि उसके कितने ऑसिलेशंस हुए और वो कहां पे है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया सभी ने। नाउ डिटरमाइनिंग फेज एंगल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, है ना, जब डिस्प्लेसमेंट दिया है तो फेज एंगल कैसे डिटरमाइन करना है ना, इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं क्योंकि ये बोर्ड्स का भी है एग्जांपल है। बोला है x की वैल्यू है -√3/2 a, तो बोले इसका फेज एंगल बताओ, फेज एंगल। ठीक है, अब x का इक्वेशन क्या है, a साइन ओमेगा टी के जगह थीटा लिख देता हूं मैं, फेज एंगल यानी वो एग्जैक्टली उसका एंगल क्या है, x की वैल्यू में -√3/2 लिखूंगा, -√3/2 है, a कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई -√3/2, है ना। अब सपोज ये फेज एंगल दिया, सॉरी ये पोजीशन दिया है और पार्टिकल जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, कहां जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा मेंशन करेंगे वो कि पार्टिकल यहां पे है और टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन जा रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन थीटा की कौन सी वैल्यू √3/2 आएंगी, साइन थीटा की दो वैल्यूज -√3/2 आती है, दो वैल्यूज, है ना, एक कौन सी आएगी बताओ, एक आएगी 240 डिग्री और एक आएगी 300 डिग्री। ठीक है, अब देखो -√3/2 और वो एक्सट्रीम के तरफ जा रहे हैं, यानी पता है कि ये मैंने तुमको पिछले लेक्चर में बताया था, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर देखा है, x = 0, x = -a, x = +a। ठीक है, माइनस मतलब ये साइड में है, ये साइड में कहां पे रह सकता है 240 और 300, है ना, तो -√3/2 यानी कहीं तो यहां रहेगा वो, -√3a/2, ये x की वैल्यू है। ओके, यानी यहां पे, अब यहां पे वो दो समय पे होता है, एक समय पे वो ये जब वो इधर जा रहे हैं और एक समय पे जब वो इधर जा रहे हैं। हमको पता है ये एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एंगल 270 डिग्री है और यहाँ पे वापस 360 भी आता है। अब जब वो इधर जा रहा है, किधर एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ, तो उसका एंगल 270 से कम रहेगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते वक्त वो 240 रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जाते वक्त वो 240 रहेगा और मीन पोजीशन के तरफ जाते वक्त वो 300 रहेगा। ठीक है, तो सारा खेल है यहाँ पे, वो कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जब वो उसका एंगल कितना है 240 डिग्री, तो वो किधर जा रहा है एक्सट्रीम पोजीशन, जब उसका एंगल कितना है 300 डिग्री, तो वो किधर जा रहा है मीन पोजीशन। सो हियर करेक्ट आंसर इज, उसका फेज एंगल जो है दैट इज 240 डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पे वो एक्सट्रीम पोजीशन के तरफ जाएगा, 300 में वो कहां जाएगा मीन पोजीशन के तरफ, यानी अगर क्वेश्चन में बोलते थे कि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो ये सही आंसर होता था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, तो ये सही आंसर है और ये गलत आंसर है। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट है डिटरमाइनिंग फेज एंगल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एसएचएम। कंपोजिशन ऑफ एसएचएम यानी जब दो एसएचएम एक ही पाथ पे हो रही है, सेम पाथ, पहली कंडीशन पाथ होना चाहिए सेम, है ना, दूसरा दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो रिजल्टेंट मोशन आता है वो SHM होता है ना। अब कंपोजिशन ऑफ 2 SHM यानी 2 SHM का कॉम्बिनेशन करके एक जो मोशन बन रहा है वो भी क्या है, SHM। लेकिन ये कंडीशन है, ये दोनों उसकी कंडीशन है ना। अब अगर SHM है तो उसकी दो बातें होती हैं, एक होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और एक होता है रिजल्टेंट इनिशियल फेज। ठीक है, सपोज कंपोजिशन ऑफ SHM में हमने दो SHM कंबाइन करे हैं। पहला जो SHM है उसका इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1 और दूसरा जो SHM है उसका इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रहेगा है ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। ठीक है, और जो रिजल्टेंट इनिशियल फेज रहेगा डेल्टा वो रहेगा tan इनवर्स a1 साइन φ1 प्लस a2 साइन φ2 अपॉन a1 cos φ1 प्लस a2 cos φ2। ठीक है, और जो रिजल्टेंट मोशन रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, ये रहेगा रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन। तो ये याद रख लो। तो ये कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ SHM। ठीक है, अब बढ़ते अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज एनर्जीज इन SHM, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रही है, SHM मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसमें दो एनर्जीज होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर यानी k होता है, तो हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा होती है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ k एक्स स्क्वायर। तो ये होती है एनर्जीज। अब इसके अंदर ना एक और चीज ध्यान में रखने लायक है कि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी और टोटल एनर्जी के इक्वल रहेगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे ये मिनिमम रहेगी और जीरो रहेगी। इसके साथ में उल्टा है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे मिनिमम रहेगी मतलब जीरो रहेगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम रहेगी मतलब टोटल एनर्जी के इक्वल रहेगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें टोटल एनर्जी जो रहेगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो दोनों का एडिशन किया तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आएगी। ठीक है, और याद रखो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका भी तुम ये k वाला फॉर्म लिख सकते हो, जहां पे k लिख सकते हो m ओमेगा स्क्वायर के जगह। ठीक है, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो ये है कि जब सपोज SHM परफॉर्म हो रही है, SHM की फ्रीक्वेंसी अगर n है और टाइम पीरियड t है, तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी 2n रहेगी और टाइम पीरियड t/2 रहेगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, इसमें अभी डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा समय चल जाएगा।
जो एसएचएम की फ्रीक्वेंसी होती है उससे डबल फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की होती है। एसएचएम की फ्रीक्वेंसी n, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2n। एसएचएम का टाइम पीरियड t, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड t/2। ठीक है, अब आते हैं ग्राफिकल वेरिएशन पे, ग्राफ इनका। ओके, यहां पे प्लॉट करेंगे हम लोग x, तो यहां पे रहेगा x इक्वल टू 0, यहां पे रहेगा x इक्वल टू +a और यहां पे रहेगा x इक्वल टू -a। ठीक है, और यहां पे प्लॉट करेंगे एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी टोटल एनर्जी होती है ½ m⍵²a², है ना। और जो ग्राफ है वो हमेशा इसके बीच में ही रहेगा, क्योंकि मोशन इतने ही पाथ में होता है ना। सपोज स्ट्रेट लाइन है। अब जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ये है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ में कंफ्यूजन होता है, सभी को पता है। एक ग्राफ ऐसा रहता है, एक ग्राफ ऐसा रहता है। ओके, ग्राफ जो होता है ना, वो एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। तुमको याद है अपन पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। टेक्निक बता रहा हूं, याद रखने का टेक्निक है। पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आएगा वो भी यू शेप का ही आएगा। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये इस तरीके से आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा यू आएगा, यू कर्व रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, कर्व। और जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ रहेगा वो उल्टा यू। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है तो ये काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ्स याद रखना है। मैंने तुमको इसका टेक्निक बताया। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते बेटा अपन, यू से। जनरली काइनेटिक एनर्जी को के से करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यू से, इसलिए उसके ग्राफ का शेप यू। ऐसा कारण नहीं है, टेक्निक है याद रखने का। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ ऑसिलेशन। इसके आगे के टॉपिक जो है सिंपल पेंडुलम वगैरह के, वो हम लोग पार्ट 3 ये टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके।